तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन किन को एक बंदा छेड़ रहा था, जिसे सीनियर ताओ और उसके दोनों चमचे मिलकर बचा लेते हैं। आगे हमें पता लगता है कि वो छेड़ने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि इस कैरियोके का ओनर का कजन था। इसलिए वो बदला लेने के लिए तेजी से इनके पास आ जाते हैं। वूफेंग की गैर मौजूदगी में वो किन किन को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। इन सब से डर कर ताओ तो वहाँ से भागने वाला था। हान की तो उन लोगों ने पिटाई कर ली थी, इसलिए यूटिन खुद ही उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही यूटिन वहाँ से चली जाती है, उसके जाने के बाद सीनियर ताओ काफी बुरी तरीके से हान पर गुस्सा निकालने लगते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को समझा नहीं सकते, अब उसकी वजह से हम सब फंस जाएंगे। सीनियर ताओ को परेशान होता देखकर उसके चमचे उसे कंसोल करते हुए कह रहे थे कि बॉस क्यों ना हम आपके फादर से हेल्प लें। सीनियर ताओ का तो कहना था कि अगर मेरे पापा को पता लगा तो वो हमारी क्लास लगा देंगे। उसकी तो काफी ज्यादा बुरी हालत थी, ये सोच कर कि अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। तभी उतनी देर में वहाँ पर वूफेंग की एंट्री हो जाती है, जो अपने दोस्त को जमीन पे कराते हुए देखकर सबसे पूछता है क्या करे से क्या हुआ। वो लोग तो कहते हैं हमें नहीं पता, शायद इसके पेट में दर्द हो रहा हो। अपने दोस्त को संभालने के बाद जब वूफेंग उसे अपनी पावर की हद से चेक करता है, उसे पता लगता है कि उसे किसी ने मारा है। वो हान से इसके बारे में डिटेल में पूछ रहा था। हान ने सारी चीजें उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। दूसरी तरफ हमें यूटिन को दिखाते हैं, जो उसी कैरियोके ओनर मिस्टर नाइन माँ के पास जाती है। वो वहाँ जाने के बाद उन लोगों से कह रही थी कि क्या आप मेरे दोस्त को छोड़ समझते हुए कह रहे थे कि कहीं तुम वो लड़की तो नहीं जिसने मेरे कजन को मारा है। उसका कजन बेशक से कमीना था, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता, कहता है कि ये वो लड़की नहीं है। अब तक वहाँ पर वूफेंग और हान भी आ गए थे। हान तो आगे आते हुए कहता है कि मैं आ गया, डरने की कोई जरूरत नहीं है यूटिन। उन दोनों को वहाँ देखने के बाद मिस्टर नाइन माँ अपने कजन से पूछ रहे थे क्या इन दोनों ने तुम्हें पीटा था। वो तो फिर से मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये दो वो नहीं है। तभी अचानक से मिस्टर नाइन के बॉडीगार्ड वहाँ पर 3 लोगों को लाकर पटकते हैं। ये 3 और कोई नहीं बल्कि ताओ और उसके चमचे थे। उन्हें वहाँ पर देखने के बाद मिस्टर नाइन उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, खुद ही कन्फेस करो और एक्सप्लेन करो कि वहाँ पर क्या हुआ था। वो तीनों तो ये एक्सप्लेन करने की बजाय कि उन्होंने इसे पीटा था, वो बताने लगते हैं कि उनके फादर कौन है और क्या काम करते हैं। उन तीनों की इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद मिस्टर नाइन कह रहे थे कि क्या मैंने तुमसे कहा कि खुद को इंट्रोड्यूस करो, मैंने तुम लोगों से कहा कि मुझे एक्सप्लेन करो। वो तीनों तो उनके आगे झुकते हुए कह रहे थे कि मिस्टर नाइन हमें नहीं पता था कि वो आपका कजन है, हमें माफ कर दीजिए। वो तो काफी बुरी तरीके से उनके सामने झुककर माफी मांग रहा था। अब उन तीनों की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देखने के बाद मिस्टर नाइन इन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तीनों को क्या स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ेगा। वो लोग तो झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, जो देखकर तो मिस्टर नाइन को उन पर गुस्सा आने लगता है। और ये देखकर वूफेंग ताओ से कह रहा था कि तुम ही यहाँ पर यूटिन को लाए हो ना, तो इसके बारे में इन्हें बताते क्यों नहीं। इसके साथ यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ये सुनकर तो रहा जैसे कि यूटिन बस उसकी नॉर्मल सी फ्रेंड हो। यही वो लड़का है जो उसे इम्प्रेस करने के लिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहा था। अब वो इस गैंगस्टर के आगे मुकरते हुए कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये बस मेरी एक नॉर्मल सी दोस्त है, इससे ज्यादा हमारा और कोई रिश्ता नहीं। और रहा सवाल उस लड़की का जिसे आप उठा कर लाए हैं, उससे तो मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ। ये देखकर तो यूटिन और बेचारी किनकिन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किस जैसे सांप से दोस्ती की है। ताओ तो मिस्टर नाइन से ये तक कह देता है कि आप इनके साथ जो करना चाहे कर सकते हैं, बस हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर नाइन कहते हैं कि तुम तीनों को एक और मौका देता हूँ, माफी मांग लो वरना यहाँ से जाने को नहीं दूंगा। ये सुनकर तो यूटिन कहती है कि अगर आप इसी तरीके से बदमाशी करते रहे तो फिर हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पर मिस्टर नाइन कहते हैं कि मेरे क्लब के रूल को तुमने तोड़ा है, तो तुम्हें क्या लगता है पुलिस किसे बुलानी चाहिए, मुझे या तुम्हें। बेचारी यूटिन इस पे कुछ भी नहीं बोल पाती और मिस्टर नाइन अपने गुंडों को भेज देता है उन्हें पीटने के लिए। हान तो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए आगे आ गया था, ये जानते हुए भी कि वो इनसे फाइट नहीं कर सकता। वो यूटिन को जरा भी अकेला नहीं छोड़ता। इससे पहले कि वो गुंडे हान पर अटैक कर पाते, वूफेंग आगे आते हुए उनके अटैक को रोकते हुए उन्हें काफी जोर जोर से पंचेस मार रहा था। वूफेंग के स्किल्स का तो आपको पता है और उसके अटैक कितने ज्यादा औसम है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वूफेंग की ये फाइटिंग स्किल्स देखने के बाद तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो रहे थे। उन चमचों को निपटाने के बाद कि अगर आप हमें जाने दें तो मैं यहाँ के लोगों को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मेरे रास्ते में आए तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मिस्टर मा हंसते हुए कहते हैं कि मैं 10 सालों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुझे क्या लगा तेरी धमकी से डर जाऊंगा। ये बोलने के बाद वो अपने काफी सारे गुंडों को बुलाकर कहता है कि अब लड़ इनसे, देखता हूँ कितनी देर तक लड़ सकता है। वो सभी एक साथ आगे आते हुए वूफेंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर वूफेंग को उनसे फाइट करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स का पता होने की वजह से वो 2 फिंगर से ही सभी को ढेर करते जा रहा था। वो एक बंदे को एक ही बार हाथ पैर हिलाकर ढेर कर रहा था। ये देखकर तो मिस्टर नाइन भी हैरान रह जाते हैं। वूफेंग ने अब तक मिस्टर नाइन के सभी गुंडों को धूल चटा दी थी, वो सभी तो इधर उधर पड़े थे। वूफेंग को इस तरीके से बगावत करता देखकर ताओ कहता है कि मिस्टर नाइन मैं
मैं इस लड़के से भी आज पहली बार मिल रहा हूँ। मैंने आज से पहले इसे नहीं देखा। ये मेरा दोस्त भी नहीं है। उसे तो लग रहा था कि मिस्टर नाइन इतना ज्यादा गुस्सा होंगे कि जान से मार देंगे, पर मिस्टर नाइन को तो वुफेंग की स्किल्स देखकर मजा आने लगा था। वो अपने सबसे फेमस बॉडीगार्ड को बुलाते हुए कहते हैं, इस लड़के ने मेरी बीवी को डरा दिया है, तो तुम्हें अब इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो बॉडीगार्ड आगे आते हुए कह रहा था कि रिलैक्स बॉस, भाभी जी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस बॉडीगार्ड को देखने के बाद ताओ बताता है कि इस बंदे के अंदर सच में बहुत ज्यादा पावर है। एक बार मेरे डैड के दोस्त के बेटे की पिटाई कर दी थी इस बंदे ने। वो 1 महीने तक कोमा में रहा। अब गली के गुंडों से तो उसने फाइट करके दिखा दिया, लेकिन अब ओरिजिनल फाइटर से फाइट करने में इसकी हालत खराब होने वाली है। यहाँ दूसरी तरफ उस बंदे को आगे आता देखकर हान वुफेंग से कह रहा था कि तुम यूतिंग को लेकर यहाँ से भाग जाओ, ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे संभाल लूंगा। वुफेंग अपने दोस्त को फिक्र करता देखकर मुस्कुरा कर कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं, और रहा सवाल इस गेंदे का, तो इसे मैं यूं हरा दूंगा। पीछे से वो बंदा काफी पावरफुल अटैक थ्रो कर चुका था। वुफेंग अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए पहले तो उसके मूव्स को अपने फिंगर का यूज करते हुए उसे उठाकर पटक देता है। अब ये देखने के बाद तो सभी अपनी उंगलियां अपने दांतों के नीचे दबा लेते हैं। अब तक जिन्हें भी लग रहा था कि वुफेंग सिर्फ नौसिखिया है फाइट में, वो भी मान जाते हैं कि इसके पास कुछ तो हुनर है। हान तो अपने दोस्त की ये स्किल्स देखने के बाद कह रहा था कि क्या बात है यार, तूने कभी बताया नहीं कि तेरी फाइटिंग स्किल्स इतनी अमेजिंग है। वुफेंग भी लाइक तूने कभी पूछा ही नहीं। इधर मिस्टर नाइन को दिखाते हैं जो वुफेंग की स्किल्स से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक शर्त पर यहाँ से मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए हाँ कर देते हो तो तुम्हारी स्किल्स कमाल की है, अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे। वुफेंग तो हंसते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ, क्या तुम इसके लिए डिजर्व भी करते हो। अब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद तो ताओ और उसके चमचे बहुत ज्यादा मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि वुफेंग जैसा नॉर्मल सा गरीब लड़का मिस्टर मा को मना कर सकता है। वुफेंग को देखने के बाद हमें वहाँ पर वो मोटू गैंग मास्टर भी नजर आता है, जिसे वुफेंग ने एक बार अपनी शॉप की तोड़फोड़ करने की वजह से बहुत अच्छी सही सबक सिखाया था। वो मिस्टर नाइन मा का आदमी था। वो उसे देखते ही पहचान जाता है। वो कहता है कि बॉस, ये वही लड़का है जिसने हमें गिरे हुए बंस खाने पर मजबूर किया। नाइन मा और ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसने अकेले उनके इतने सारे गुंडों को सबक सिखाया था। वो वुफेंग से उसका नाम पूछते हैं। वो भी टशन मार के कहता है कि मेरा नाम ये वुफेंग है। मिस्टर नाइन मा खड़े होते हुए कह रहे थे कि लड़के, शायद तुझे पता नहीं, मैं पिछले 10 सालों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तूने अभी जिन्हें हराया है वो बच्चे हैं, तो अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। ये बोलने के बाद वो तो अपनी पावर रिलीज करने लगे थे। वुफेंग भी कहाँ डरने वालों में से था। वो तो कहता है कि ठीक है, आइए और फाइट कीजिए। दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। मिस्टर नाइन मा सच में काफी ज्यादा अमेजिंग थे, लेकिन 2-4 मूव्स में ही हमारा वुफेंग उन्हें लात मार के नीचे गिरा देता है। वहाँ मौजूद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का सनकी है या बोल्ड है। मिस्टर मा वुफेंग के हाथों से पिट-पिटाकर जमीन पर गिरे थे, लेकिन हार फिर भी नहीं मानते। फिर से उठ खड़े होते हैं, अपनी पावर रिलीज करते हुए अटैक थ्रो कर देते हैं। पर इस बार वुफेंग फाइट नहीं करता, बल्कि उनके प्रेशर पॉइंट को प्रेस करने लगता है, और इस बार वो जैसे ही उसे थ्रो करता है, बेचारे मिस्टर नाइन अब दोबारा नहीं उठ पाते। उनकी वाइफ को तो उनकी फिक्र होने लगती है, पर वो उसे खुद से दूर करते हुए खुद को संभाल के दोबारा खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब उनकी बॉडी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो वुफेंग के साथ फाइट कर सके, और वो काफी कूल तरीके से उन्हें बैक किक करते हुए जमीन पर गिरा देता है। बेचारे मिस्टर मा अब चारों खाने चित हो चुके थे। अपने बॉस की ऐसी हालत देखने के बाद वहाँ मौजूद सारे के सारे गुंडे शर्मिंदा रह जाता था कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो सभी हैरान थे, और यहाँ वुफेंग किन-किन से कहता है कि क्या चले यहाँ से। एक पल को तो वो वुफेंग की स्किल्स देखकर खो जाती है, और फिर खुद को संभालते हुए वो यूतिंग के पास पहुँच जाती है। यहाँ वुफेंग उन तीनों नमूनों से कह रहा था कि क्या तुम्हारे कमर में मोच आई हुई है जो झुक नहीं रहे हो। वो तो वुफेंग की बातें सुनने के बाद कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, तुझे नहीं पता कि तूने किससे पंगा लिया है। मिस्टर मा के जो बॉस है, अगर उन्हें पता लगा कि तूने उनके खास आदमी की पिटाई की है, फिर तो वो चाहे तू दुनिया में कहीं भी छुप जाए, वो आकर तेरी अच्छी सी खातिरदारी करेंगे। वुफेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो वहाँ जाकर टेबल पर बैठते हुए कह रहा था कि आज रात को मैं यहीं रुकूंगा, देखूंगा कि इससे बड़ा गुंडा कौन है और वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये सुनते ही तो मिस्टर नाइन खुद को संभालते हुए अपने बॉस को कॉल लगा देते हैं कि कैरियोके में बहुत बड़ा पंगा हो गया है, जल्दी से यहाँ आ जाइए। वुफेंग ऐसा कर लगा था, बहुत ज्यादा कूल और ऑसम। मिस्टर नाइन जब अपने बॉस को कॉल लगा रहे थे तो ताओ और उसके दोस्त कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, जल्दी से जल्दी मिस्टर नाइन से माफी मांगो, क्या पता वो तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ले। वुफेंग भी लाइक, अभी मैंने इसे पीट कर हराया, तुझे लगता है मैं ऐसे इंसान से माफी मांगूंगा जो मेरे आगे सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अपने बॉस को कॉल लगाने के बाद मिस्टर नाइन वुफेंग से कहते हैं कि मेरे आगे ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं लड़के, अभी तुझे पता लगेगा। वुफेंग तो उसके सामने जाते हुए कह रहा था कि पहले अपना तो सोच लो, और फिर वो उसके हाथ को दबाते हुए उसे घुटने के बल नीचे बैठा देता है। बेचारे मिस्टर नाइन मा अपनी ऐसी हालत
पर तरस खा रहे थे। बुफेंग ने उन्हें अपने घुटनों के बल बिठा दिया था, जिसकी वजह से सभी लोगों को पता लग जाता है कि बुफेंग क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी वो सभी ये सोच कर डर रहे थे कि अगर ओरिजिनल बॉस आ गया तो बुफेंग के साथ साथ वो सभी भी मारे जाएंगे। मिस्टर नाइनमा की बुरी हालत देखने के बाद उनके चमचे उन्हें संभालने की कोशिश में गिर चुके हैं। यहाँ वो कजन जिसकी वजह से ये सारा पंगा शुरू हुआ था, वो तो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बुफेंग को देखने के बाद वो कहता है कि सर आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। वो बुफेंग के आगे किसी सर्वेंट की तरह झुकते हुए कहता है कि क्या मैं होटल स्टाफ को बुलाकर ये रूम साफ करवा लूं? बुफेंग तो कहता है कि नहीं, तुम ही जाकर मेरे लिए 4 ग्लास ऑरेंज जूस लेकर आओ। वो तो फटाफट वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे किनकिन भी निकल जाती है कि कहीं वो कुछ और न करने निकल गया हो। अब किनकिन को जाता देख कर तो ताओ कहता है कि क्या तुम पागल हो? अभी तक सारी चीजें खत्म नहीं हुई, तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। लेकिन बुफेंग उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं रुको। बुफेंग हान और यूतेन से कहता है कि अगर तुम लोगों को कोई मसला ना हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हान भी लाइक पागल है क्या? मैं अपने दोस्त को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, जबकि वो इसलिए हम तो इसे साथ में फेस करेंगे। ये बोलने के बाद वो वहीं रुकने वाला था। वो यूतिन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा सकती हो। यूतिन कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं किस तरीके की लड़की हूँ, मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाऊंगी क्या? मैं भी यहीं रुकने वाली हूँ। बुफेंग उन दोनों की ऐसी हरकतें देखने के बाद हंसते हुए कह रहा था कि लगता है तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है। एक काम करो, आगे आकर बैठ जाओ, साथ में फेस करेंगे। और फिर वो गांधी जी के उन 3 बंदरों से कह रहा था कि पीछे हट जाओ, अगर कोई काम नहीं है तो। अब यहाँ का बॉस तो बुफेंग था, तो उन्हें कुछ ना कहते हुए बुफेंग की आज्ञा माननी पड़ती है। बुफेंग यहाँ यूतेन से पूछता है कि आपने मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, भाभी क्या आपने जॉब का कुछ डिसाइड किया? इस सवाल पर वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो कहती है कि अभी तक मैंने हाई स्कूल पास नहीं किया, मैं जॉब कैसे करूँ? बुफेंग तो कहता है कि मेरा एक 5 स्टार होटल है और मुझे उसमें एक मैनेजर की जरूरत है, तो क्या आप वहाँ की सर्विस संभालेंगी? ये सुनकर कि बुफेंग के पास 5 स्टार होटल है, उन सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यूतिंग तो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि वो भी नौसिखिया है, उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि बिना एक्सपीरियंस के वो किसी रेस्टोरेंट में कैसे काम कर सकती है। बुफेंग तो कहता है कि डोंट वरी, सैलरी के साथ साथ आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आप करते करते सीख जाना। इसके अलावा जो मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए था, पर्सनैलिटी टेस्ट तो आप पास कर चुकी हैं। बुफेंग का मानना था कि अगर कोई उसके साथ काम करेगा तो वो पूरी तरह से वफादार होना चाहिए, मुसीबत पड़ने पर भागने वाला नहीं। और यूतिंग के बिहेवियर से तो ये साबित हो गया है कि वो बेशक मरना पसंद करेगी लेकिन छोड़ना नहीं। यहाँ हान भी उसका साथ देते हुए कहता है कि बुफेंग ने तुम्हें जॉब ऑफर की है, उसे शर्मिंदा मत करो। इसके अलावा अगर तुम्हें इस केस में कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद यूतिंग मान जाती है। अब तक वो कजन भी उनके लिए ऑरेंज जूस ले आया था, जिसे पीते हुए वो लोग अपनी खुशी मनाने लगते हैं। यहाँ वो कजन मिस्टर नाइन से कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए ब्रदर, ये सारी चीजें मुझसे शुरू हुई, वरना आप ऐसी हालत में नहीं होते। पर लगता है कि इसकी अकल अभी भी ठिकाने पर नहीं आई है। वो कहता है कि थोड़ी देर की खुशी है, उसके बाद तो ये माता मनाने वाला है। इधर हमें बुफेंग के दुश्मन मास्टर श्वानजी को दिखाया जाता है, जो कि एक बिजनेसमैन गुआन की अपनी इविल टेक्निक का यूज करते हुए उसकी बॉडी को हील करने की कोशिश कर रहा था। अपने इविल मेथड की हेल्प से वो उस बिजनेसमैन को सेटिस्फाइड कर देता है। वो तो कह रहा था कि आपने मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिया, आप ये ऐसा कैसे करते हैं मास्टर श्वानजी? वो तो कहते हैं कि ये मेरे किंग यून सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है और इसे ऐसी फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहिए जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी दूर दूर तक ना हो। ये बोल भी कौन रहा है जो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है? मास्टर श्वानजी उस बिजनेसमैन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसा महसूस किया है कि 15 दिन में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो तुम्हें डिजास्टर तक लेकर जाएगा, और अगर तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर तुम इसे खुद ही देख लेना। ये सुनने के बाद वो बिजनेसमैन तो काफी ज्यादा डर चुका था, पर मास्टर श्वानजी उसे और किसी चीज के बारे में ना बताते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें कैरियोके रूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे काफी सारे गार्ड्स एंटर होने शुरू हो गए थे, जिसे देखने के बाद तो वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन सभी को पता लग गया था कि लगता है इस कैरियोके के रियल ओनर यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। इससे पहले कि वो रूम में एंटर हो पाते, इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।